नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, आपकी परीक्षा के मुताबिक संविधान एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस का। तो संविधान को यहाँ पर हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत आज हम 50 प्रश्न ले रहे हैं और इन 50 प्रश्नों का सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे, क्योंकि समय भी बहुत कम है। इसीलिए जल्दी से जल्दी जो रिवीजन हो जाए वो रिवीजन हो जाना चाहिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लें, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? यानी जब संविधान का निर्माण किया गया उस समय संविधान सभा जो बनाई गई उसका अध्यक्ष कौन था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, BR अम्बेडकर, राजगोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 9 जुलाई 1946, 14 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकारों का प्रावधान कहाँ से लिया गया ये आपको बताना है। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका। तो मौलिक अधिकारों की जब भी बात आएगी तो वहाँ पर कनेक्ट होगा अमेरिका। अमेरिका से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च विधि कौन सी है? संसद की कोई विधि, न्यायपालिका, राष्ट्रपति का अध्यादेश या फिर संविधान। तो भारत की जो सर्वोच्च विधि, यानी इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, इससे ऊंचा कानून कोई भी नहीं है, संविधान से ऊंचा कोई भी कानून नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी अगर कोई आदेश देती है तो वो भी संविधान के नियमों के अंतर्गत ही देती है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया? 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1949 या फिर 26 नवंबर 1949। तो संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया था। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित नेहरू या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश से प्रभावित है? संसदीय प्रजातंत्र की बात हो रही है, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान। तो संसदीय प्रजातंत्र जो है वो ब्रिटेन से प्रभावित है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, कौन सी विशेषता भारतीय संविधान ने ब्रिटिश संविधान से नहीं ली ये पूछा गया है। इकहरी नागरिकता, विधि का शासन, मौलिक अधिकार और संसदीय व्यवस्था दी गई है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन इसके सही होंगे, 1 और 3, ये दोनों सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, संविधान में वर्णित राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की व्यवस्था किससे प्रेरित है? तो मतलब आपातकालीन जो शक्तियाँ हैं वो कहाँ से प्रेरित हैं या किससे ली गई हैं ये कहा जा सकता है। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम से, अमेरिका से, सोवियत संघ से, जर्मनी के वीमर संविधान से। तो यहाँ पर जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं वो जर्मनी के वीमर संविधान से, अगर जर्मनी भी काफ़ी केवल आ जाता तो जर्मनी वहाँ पर टिक सही कर लेते हैं। आगे देखते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है, भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप किससे प्रभावित है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड। तो जो संघीय स्वरूप है वो आपका USA और कनाडा, दोनों एक पड़ोसी कंट्री हैं ये दोनों, USA और कनाडा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, 1 और 3, ये सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, भारतीय चुनाव व्यवस्था किस देश की चुनाव व्यवस्था से प्रेरित है? भारत में जो चुनाव होता है वो किस देश की चुनाव व्यवस्था से प्रेरित है ये आपको बताना है। ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो चुनाव की जब भी बात आएगी ब्रिटेन से चुनाव व्यवस्था प्रेरित है। आगे देखते हैं। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आपको याद होना चाहिए। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 1976 में जोड़े गए थे। अगला यहाँ पर प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को भारत को क्या कहा गया है? प्रभुता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है।
या फिर ऑप्शन नंबर 2 है बी है यहाँ पर प्रभुता संपन्न समाजवादी और लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है, या फिर प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और जनतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। तो यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना की यहाँ पर बात हो रही है। तो संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न आपके सामने है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था संविधान के किस भाग में की गई है? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था ये संविधान के किस भाग में की गई है? तो ये प्रस्तावना में की गई है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है? संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता का उल्लेख है, समानता का उल्लेख है, बंधुत्व का उल्लेख है, लेकिन अहिंसा का उल्लेख नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? प्रस्तावना में लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना के संबंध में क्या असत्य है, ये आपको बताना है। प्रस्तावना की संविधान की व्याख्या की दृष्टि से कोई महत्व नहीं है, तो यही गलत हो जाएगा। प्रस्तावना का संविधान की व्याख्या की दृष्टि से कोई महत्व नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन ए ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, और यही पूछा गया है कि क्या असत्य है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए असत्य हो जाएगा। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित समाजवादी शब्द से क्या अभिप्राय है? समाजवादी शब्द से क्या अभिप्राय है? उत्पादन एवं वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण, गरीब व अमीर के मध्य दूरी को कम करना, न केवल उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण करना, वरन गरीब और अमीर के मध्य दूरी को कम करना, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रोत्साहन व निजी क्षेत्रों का उन्मूलन। तो यहाँ पर समाजवादी का जो अभिप्राय है, न केवल उत्पादन एवं वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण करना और गरीब और अमीर के मध्य की दूरी को कम करना। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए? तो ये अभी आपको बताया गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976, अभी इससे पहले क्वेश्चन में बताया गया। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, भारतीय संविधान के संबंध में हम क्या कह सकते हैं? या कठोर ज़्यादा है, लचीला कम, या बहुत कठोर है, या लचीला अधिक है, कठोर कम, या बहुत लचीला? तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान है वो लचीला अधिक है, कठोर कम है। आगे देखते हैं। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, भारतीय संविधान की सर्वोत्तम प्रकृति है, इसकी सर्वोत्तम प्रकृति कौन सी है? एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की राजनीतिक शक्ति का अंतिम स्रोत क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार देश की राजनीतिक शक्ति का अंतिम स्रोत क्या है? तो अंतिम स्रोत है भारत की जनता। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? न्यायमूर्ति MP छागला, न्यायमूर्ति फजल अली, गुलजारी लाल नंदा, या फिर पंडित हृदयनाथ कुंजरू? तो 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष तो फजल अली, न्यायमूर्ति फजल अली। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, भारत की आज़ादी के बाद किन रियासतों का विलय भारत में हुआ? ये आपको बताना है। जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, ये तीन हैं। अब इन तीनों में ये बताना है भारत की आज़ादी के बाद किसका भारत में विलय हुआ। तो यहाँ पर इन तीनों का विलय भारत में आज़ादी के बाद हुआ, क्योंकि ये तीनों रियासतें ऐसी थीं जो भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी, लेकिन फिर इन्हें किसी न किसी प्रभाव से भारत में शामिल किया गया। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु? तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, कोई भारतीय नागरिक कब अपनी नागरिकता खो देता है? नागरिकता से वंचित किए जाने पर, नागरिकता के परित्याग से,
किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि ये तीनों ऑप्शन सही हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी काम होता है तो भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता खो देता है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, भारतीय नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? वंशानुक्रम, देशीयकरण, जन्मजात, किसी क्षेत्र विशेष का भारतीय संघ में विलय होने पर। उपरोक्त में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। वंशानुक्रम से भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, यानी अगर आपके पिताजी माताजी भारतीय हैं तो आपको भी वंश के अनुसार भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। देशीकरण से भी भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, जन्मजात से भी भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। और अगर किसी क्षेत्र का भारतीय संघ में विलय हो जाता है, मान लो कोई भी क्षेत्र ऐसा है जिस पर भारत आक्रमण करके अपने में मिला लेता है, तो उस क्षेत्र के नागरिकों की जो नागरिकता होगी वो भारतीय नागरिकता ऑटोमेटिक हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस स्थिति में भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? ऐसी कौन सी स्थिति है कि किसी भारतीय को उसकी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? आपातकाल के दौरान, निर्वाचन के दौरान, युद्ध के दौरान। तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि युद्ध के दौरान, ऑप्शन नंबर जो 3 है, युद्ध के दौरान किसी भी नागरिक को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, राज्य के अधीन पदों पर नियुक्ति के संबंध में किसके साथ विभेद ना करने की व्यवस्था की गई है? किसके साथ विभेद ना करने की? तो राज्य के अधीन पदों पर नियुक्ति के संबंध में भारत के नागरिकों के लिए विभेद ना करने की व्यवस्था की गई है। संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? ये बताना है, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो वो कुल मिलाकर हैं 6। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, संविधान के मौलिक अधिकारों वाले अध्याय में वर्णित शब्द राज्य में कौन कौन सम्मिलित हैं? राज्य में कौन कौन सम्मिलित हैं? तो राज्य के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की बात यहाँ पर की जा रही है। संविधान के मौलिक अधिकारों वाले अध्याय में वर्णित शब्द राज्य में कौन कौन सम्मिलित हैं? तो राज्य में सभी सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं केंद्र सरकार और संसद, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी। जब मौलिक अधिकारों की बात आएगी तो ये सभी सम्मिलित हैं इसमें। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 14 वर्णित अभिव्यक्ति विधि का समान संरक्षण से क्या अभिप्राय है? विधि का समान संरक्षण यानी इसका क्या अर्थ है? ये इसका क्या मतलब है? प्रत्येक व्यक्ति पर एक ही विधि लागू करना, समान परिस्थितियों में समता का व्यवहार, प्रत्येक व्यक्ति के साथ समानता का आचरण करना, उपरोक्त सभी। तो अनुच्छेद 14 में जो विधि का समान संरक्षण है, मतलब समान परिस्थितियों में समता का व्यवहार। अगर किसी ने एक जैसा अपराध किया है तो उस पर जैसा एक पर कोई भी आरोप सिद्ध होता है और उसे दंड दिया जाता है, उसी तरह दूसरे के साथ भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक को ज़्यादा दंड दे दिया और दूसरे को कम दंड दिया, ऐसा नहीं होगा। विधि का समान संरक्षण सबको मिलेगा। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, अनुच्छेद 14 में वर्णित समता के नियम का अपवाद है। समता के नियम का अपवाद है मतलब समता का नियम, ऐसी अनुच्छेद 14 में ये क्या बताया गया है? समता के नियम का अपवाद कौन सा है ये आपको बताना है। यहाँ पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्य चुनाव आयोग, यानी जो समता का नियम है वो किस पर लागू नहीं होता? वो राष्ट्रपति पर लागू नहीं होता। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। यह मूल अधिकार नागरिकों को किसके विरुद्ध प्राप्त है ये आपको बताना है। राज्य के विरुद्ध, व्यक्तियों के विरुद्ध अनुच्छेद 17 मूल अधिकार नहीं है, राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है? इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है ये आपको बताना है। राष्ट्र की एकता और अखंडता के हित में, अगर राष्ट्र की एकता और अखंडता पर कोई आंच आ रही है तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रोकी जा सकती है। संसद और न्यायालय की अवमानना या मानहानि में, इसमें भी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोका जा सकता है। लोक व्यवस्था, शिष्टाचार एवं सदाचार, यानी तीनों पर ये कह सकते हैं उपरोक्त सभी आधारों पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रोकी जा सकती है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है?
तो अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है। अगला प्रश्न है बलात् श्रम को किस अनुच्छेद के तहत प्रतिषिद्ध किया गया, मतलब बल के आधार पर किसी से श्रम कराना वो प्रतिबद्ध किया गया है और वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंध किया गया है वो यहाँ पर बताना है। तो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत बलात् श्रम को निषिद्ध माना गया है। अगला प्रश्न है धार्मिक स्वतंत्रता में क्या सम्मिलित है। किसी धर्म को मानने, प्रचार करने व प्रसार की स्वतंत्रता, अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंध करना, जंगम और स्थावर संपत्ति का अर्जन और स्वामित्व, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ये सभी शामिल है, उपरोक्त सभी, ये धार्मिक स्वतंत्रता इसके अंतर्गत है। अगला प्रश्न है मूल अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कौन सा लेख जारी कर सकता है, ये आपको बताना है। तो मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, यानी उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता। संघ बनाने का अधिकार, देश में कहीं भी निवास और बस जाने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और सभा और सम्मेलन करने का अधिकार। तो मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों में नहीं आता। अगला प्रश्न है संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन के द्वारा किया गया, यानी मूल अधिकारों में जो संशोधन होना है वो किस संशोधन के द्वारा किया गया है, ये आपको बताना है। तो ये है 24वां संशोधन 1971। इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है। अगला प्रश्न है संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया। दरअसल ऐसा था कि पहले संपत्ति का जो अधिकार था वो मूल अधिकार में आता था, कि मतलब संविधान में ये लिखा गया था कि प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार है। तो इसका काफ़ी गलत इस्तेमाल किया जा रहा था, तो इसलिए इसको मूल अधिकार से हटाकर दूसरे अधिकार में रख दिया गया था। तो यहाँ पर संपत्ति का जो मूल अधिकार है उसे निरस्त कर दिया गया था। और कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत निरस्त किया गया था, 44वें। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है, तो ये आपको बताना है। तो भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है। स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में कौन सी स्वतंत्रता शामिल है। स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सी स्वतंत्रता शामिल है। अंतःकरण की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बंदीकरण एवं नज़रबंदी के विरुद्ध संरक्षण की सुविधा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो यहाँ पर स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की बात हो रही, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करते हुए संविधान सभा किससे प्रभावित हुई। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करते हुए संविधान सभा मानवीय अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र संयुक्त राष्ट्र संघ से प्रभावित हुई। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता दी गई। तो मौलिक अधिकारों को सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में मान्यता दी गई। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या सम्मिलित है। वाक और अभिव्यक्ति मतलब बोलने की स्वतंत्रता, अपने विचार रखने की स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित है। प्रकाशन की स्वतंत्रता, प्रसारण की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, ये सभी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है कौन सा मूल अधिकार नहीं है। सभा तथा सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, हड़ताल करने का अधिकार, अहिंसक धरना देने की स्वतंत्रता। तो हड़ताल करने का जो अधिकार है वो मूल अधिकार नहीं है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है सभा तथा सम्मेलन की स्वतंत्रता हेतु क्या आवश्यक है। अगर आप सभा और सम्मेलन की स्वतंत्रता करना चाहते हैं या सभा और सम्मेलन करना चाहते हैं, इसके लिए क्या आवश्यक है। जो सभा है वो लोक व्यवस्था तथा सदाचार के अनुरूप हो, बिल्कुल सही है। सम्मेलन से सांप्रदायिक सौहार्द का हनन न हो, ये भी बिल्कुल सही है। सम्मेलन से किसी धर्म विशेष की भावनाओं को ठेस न पहुँचे, ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाना चाहिए। क्लियर। अब यहाँ पर आपके सामने इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है
भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर स्वतंत्रता तथा अबाध संचरण के अधिकार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? देश में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना। यहाँ पर स्वतंत्र तथा अबाध संचरण के अधिकार की बात की जा रही है। राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना, प्रांतीयतावाद को समाप्त करना। तो यहाँ पर जो एक तरीके से कह सकते हैं स्वतंत्र और अबाध संचरण के अधिकार का प्रमुख उद्देश्य पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो इसका जो आंसर होगा राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना, प्रांतीयतावाद को समाप्त करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 और 3 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह आपने देखे संविधान के हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चन किए, वो भी बहुत ही तेज़ी से। अब यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसका आंसर नीचे कमेंट में फटाफट बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ। अब ये आपको बताना है कि जो कृषि है, कृषि विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? कृषि विषय किस सूची के अंतर्गत आता है ये आपको बताना है। राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची या फिर इनमें से कोई नहीं। कृषि विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची या फिर इनमें से कोई नहीं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।